हेलो एवरीवन, आखिर में आप लोगों का स्वागत है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 17 का। इससे पहले ऑलरेडी 16 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उन 16 लेक्चर्स में कितने आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13। तो देखो इस आर्टिकल में क्या लिखा है, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में उन लॉज की बात हो रही है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन से में? पार्ट 3। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हैं? आर्टिकल 14 से लेके, ठीक है। तो उन फंडामेंटल राइट्स के जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट हैं उन लॉज की बात हमारी इस आर्टिकल में हो रही है। तो देखते हैं इसका क्लॉज 1। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो जो इसका क्लॉज 1 है उसमें तब की बात हो रही है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, और वो कौन सी डेट को हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी हमारी इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर जो भी लॉज फोर्स थे, यानी जो भी लॉज एप्लीकेबल थे, अगर उनमें से कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के या पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉज 1 तब की बात कर रहा है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। कमेंस मतलब लागू हुआ था, ठीक है। क्लॉज 2 में क्या है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। तो क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है? अभी की बात कर रहा है कि जो हमारी स्टेट है वो कोई भी ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो इस पार्ट, कौन सा पार्ट? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 के अगेंस्ट हो या उसके किसी राइट को एब्रिज कर रहा हो, हमसे ले रहा हो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई लॉ आता है तो वो उतने कॉन्ट्रवेंशन के लिए, जो ये लाइन लिखी है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड, यानी वो पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, उसका जितना भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ उतना ही उसका जो पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। क्लॉज 3 पे आते हैं, क्या लिखा है? इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द लॉ includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses having in the territory of India। इसमें क्या बोला है कि इसमें जो लॉ है, जो आर्टिकल 13 में हम जिन लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसमें उन लॉ को बोला है कि वो कौन कौन से लॉ हो सकते हैं, यानी उन लॉ में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो ऑर्डिनेंसेस आ सकते हैं, आपके ऑर्डर्स आ सकते हैं, बायलॉज आ सकते हैं, रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, ओके। द फोर्स ऑफ लॉ, लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमिसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और वो लॉज भी आएंगे जो कि किसके द्वारा बनाए गए हैं? लेजिस्लेचर के द्वारा या अदर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन ईदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे होल क्लॉज 3 का मतलब क्या हुआ कि लॉज में हमारा ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन ये सब आती हैं, ठीक है। और हमारे वो लॉज आते हैं कि जब हमारी इंडिया का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो कमेंस हो रहा था उस टाइम पे जो भी लॉज फोर्स थे एंड दे विच वर मेड बाय द लेजिस्लेचर और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उस टाइम पे वो लॉज रिपील नहीं हुए थे, यानी वो एप्लीकेबल थे हमारी इंडिया में, ठीक है। तो वो जो भी जितने भी लॉज, जितने भी ऑर्डर्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, नोटिफिकेशन है, वो सब हमारे लॉज के अंदर आते हैं, ठीक है। जो इसका क्लॉज 4 है वो देखो क्या कह रहा है?
Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. जो ये वाला क्लॉज है ये ऐड हुआ था एक अमेंडमेंट से और एक अमेंडमेंट से ही इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था और इसकी क्या हिस्ट्री है इस क्लॉज की, तो वी विल सी। ओके, तो अभी ये वाला जो क्लॉज है इसको हटा दो, मैं आपको आगे समझा दूंगी। ओके, तो लेट्स कम, अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा क्लॉज 1 था उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। जो क्लॉज 1 था उसमें कौन से लॉज की हम लोग बात कर रहे थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था, लागू हो रहा था, उस टाइम पे जो भी हमारे लॉज एप्लीकेबल थे हमारी इंडिया में, हम उसकी बात कर रहे थे कि वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। ऑल लॉज इन फोर्स विच क्लैश विद द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाई पार्ट 3 शैल टू द एक्सटेंट बी void, ठीक है। This does not make the existing laws which are inconsistent with the fundamental rights void ab initio। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, the entire part 3 of the constitution is prospective in nature। ओके, जो ये पहली लाइन लिखी हुई है इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं ना वो अपने आप वॉइड नहीं हो जाते हैं, यू हैव टू मेक देम वॉइड, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आती हैं उसमें जो उनके जजमेंट्स होते हैं, जो उनकी रूलिंग होती हैं, उसके बाद वो जब बोलते हैं उसके बाद वो लॉज वॉइड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई लॉ आया और वो अगर किसी भी पार्ट के इनकंसिस्टेंट है तो वो अपने आप वॉइड हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सेकेंड थिंग इसमें बोला है द एंटायर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज लाइकली टू बी हैपेंड इन फ्यूचर। मतलब क्या हुआ कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भावी, यानी कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में हो रही हो, अपकमिंग हो, ठीक है, जिसकी होने की संभावना हो। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी लॉ इन फ्यूचर इनकंसिस्टेंट होगा तो वो भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर इफ एनी सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम द इनकंसिस्टेंट प्रोविजन इज अमेंडेड so as to remove its inconsistency with the fundamental rights, the amended provision cannot be challenged on the ground that the provision had become dead at the commencement of the constitution and cannot be reviewed by the cannot be revived by the amendment। अब इसमें क्या हुआ, देखो ये तो सबको पता है ना कि इस क्लॉज में जो बात हो रही है उन लॉज की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन फ्यूचर या अभी किसी भी टाइम पे, अगर जो हमारा लॉ है उसका जो भी पार्ट, लॉ का हमारा कोई भी पार्ट अगर इनकंसिस्टेंट था और अगर हम उसको एक अमेंडमेंट लाते हैं और उसके द्वारा जो उसकी इनकंसिस्टेंसी है उसको हटा देते हैं, तो क्या होगा कि वो लॉ फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा और हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। इन फ्यूचर क्या 1950 के बाद अगर अभी भी 1950 में कोई भी लॉ अगर एप्लीकेबल था और उसका कोई भी पार्ट इनकंसिस्टेंट था या वॉइड था, उस टाइम पे रिपील हो गया था, लेकिन अभी अगर सपोज करो कि 2023 में इसी साल कोई ऐसा अमेंडमेंट आता है कि उस जो भी उसकी इनकंसिस्टेंसी है उसको हटा देता है वो अमेंडमेंट, तो वो लॉ अब दोबारा से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकते कि उस टाइम पे ये जो इसका पार्ट है वो रिपील हुआ था तो अब फिर से ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑल एक्ट्स डन अंडर द लॉ सिंस द अमेंडमेंट विल बी वैलिड नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिफोर द अमेंडमेंट, इट इज़ नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ओके, तो क्या होता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो इक्लिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले ये लाइन समझ लो कि इस लाइन में क्या बोला है कि अमेंडमेंट से पहले, ठीक है, ऑल एक्ट्स डन अंडर द लॉ सिंस द अमेंडमेंट विल बी वैलिड, यानी जो भी अमेंडमेंट अगर होता है उसके बाद में जो भी एक्ट्स उसके द्वारा किए जाते हैं उस लॉ के अंडर में होते हैं वो सब वैलिड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो अमेंडमेंट नहीं हुआ उसके पहले अगर कोई भी एक्ट ऐसा होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है, दो डॉक्ट्रिन होती हैं एक्चुअली, एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में मैं लिख देती हूँ,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सेपरेट, यानी हमारा कोई ऐसा लॉ आया है, ठीक है, जिसका कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट है पार्ट थर्ड के फंडामेंटल राइट्स के, तो उसके लिए सपोज अगर एक लॉ आया उसमें 4 क्लॉज हैं और जो क्लॉज थर्ड है वो इनकंसिस्टेंट हो गया, तो हमारा क्या मतलब होता है कि जो क्लॉज थर्ड है हम उसको उस पूरे लॉ से सेपरेट हो जाएगा वो क्लॉज, लेकिन जो बाकी का लॉ होगा, जो बाकी के क्लॉज 1, 2, 4 होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी यही होता है। और फिर क्या होता है कि अगर आप आगे जाके कोई अमेंडमेंट ऐसा लाते हो जिससे जो आपका क्लॉज थर्ड था वो फिर से वैलिड हो जाए, ठीक है, इनवैलिड ना रहे, वैलिड हो जाए, तो वो फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। Any action taken under any law which was valid at the time when such action was taken prior to the coming into force of the Constitution cannot be challenged as unconstitutional. Okay. क्या हुआ था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उससे पहले या उस टाइम पे कोई भी अगर ऐसा एक्शन लिया जाता है जो एक लॉ के अंडर में हो और वो लॉ उस टाइम पे वैलिड हो, ठीक है, उस टाइम पे, तो आप उस चीज़ को अभी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होने से पहले की बात है, ठीक है। अ पर्सन हुज इंटरेस्ट हैड बीन लॉफुली पुट टू एन एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू इन्वोक द प्रोटेक्शन। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब एप्लीकेबल हुआ था, कमेंस हुआ था, लागू हुआ था, उससे पहले कोई भी एक्शंस जो लिए गए थे वो आप एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल जो हमारा 13 है, इसमें एक लाइन है, इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Clause 1 of the said article emphasizes that all inconsistent existing laws become void from the commencement of the Constitution. आर्टिकल जो आर्टिकल 13 है, इसका क्लॉज 1 है, ये वही सारे लॉज की बात कर रहा है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। सेम बात इसमें लिखी हुई है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा तो जो भी इनकंसिस्टेंट लॉज हैं या जो भी उनका पार्ट है वो वॉइड हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। आर्टिकल जो 13(2) है वो कब की बात कर रहा है? वो अभी की बात कर रहा है कि अगर अभी स्टेट कोई ऐसा लॉ लेके आती है तो क्या होगा। तो इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट मस्ट नॉट मेक एनी लॉ दैट आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ द लॉ ड्राफ्टेड इंटरवीन्ड विद एन इंडिविजुअल्स fundamental rights, the said law will become void to the extent of the contravention. This expresses the ground for judicial review of the legislation. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि इसी क्लॉज से हमारा जुडिशियल रिव्यू निकल के आया था। इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ लेके नहीं आएगी जो कि पार्ट 3 के अगेंस्ट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रिज करेगा। अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ लेके आती है, अगर ऐसा कोई लॉ आता है जो कि इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स को इंटरवीन करता है, तो जो वो लॉ है वो उस हद तक, यानी जहाँ तक वो इंटरवीन कर रहा है, जहाँ तक वो इनकंसिस्टेंट है, वहाँ तक वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। Any law made by the legislation or other authority after the commencement of the Constitution which contravenes any fundamental right to the extent of the contravention be void. सेम चीज़ लिखी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद, जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आ गया उसके बाद अगर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ लेके आती है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। The expression shall be void does not mean that any inconsistent law become void without any declaration from the court that effect. मैंने आपको वही चीज़ बताई थी ना कि क्या होता है कि कोई एक लॉ आता है, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को इंटरवीन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा। जब तक कोर्ट का रूलिंग नहीं आता, जब तक कोर्ट का डिक्लेरेशन नहीं आता है, तब तक वो लॉ वॉइड नहीं होगा, वो इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो क्लॉज 4 जो मैंने कहा था ना, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वो क्लॉज तुम्हारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ऐड हुआ था। और जो तुम्हारा क्लॉज ऐड हुआ था, इस क्लॉज में क्या कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर होंगे, कौन सा? आर्टिकल 368 के, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
आएंगे वो लॉ के अंतर्गत नहीं आते, जो कि आर्टिकल 13 में जिन लॉ की बात की गई है वो उन लॉ के अंडर नहीं आते। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में बोला गया था। और ये क्यों आया था? जो कि गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब का जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको ओवरराइड करने के लिए ये अमेंडमेंट पास हुआ था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब देखते हैं कि आखिर ये अमेंडमेंट क्यों हुआ और जो ये गोलकनाथ केस है ये क्या केस है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कि कहाँ से हमारा जुडिशियल रिव्यू है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से निकल के आया। ओके, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि द आर्टिकल 13 एड्स द कोर्ट एंड सिटीजन्स टू कीप द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स अंडर प्रिव्यू। क्यों ये लाइन बोली गई है? क्योंकि इसमें क्या है कि आर्टिकल 13 में क्या होता है कि अगर लेजिस्लेचर आपका कोई भी एक ऐसा लॉ लेके आता है जो इनकंसिस्टेंट है, आप उसको जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो उनकी पावर है, एक लेजिस्लेटिव पावर है हमारे स्टेट की, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और एक अपने प्रिव्यू में रख सकते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द मीन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वही, इट एंजॉइंस अ ड्यूटी ऑन द इंडियन स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स एंड एट द सेम टाइम इट कन्फर्ट्स अ पावर ऑन द कोर्ट्स टू डिक्लेयर अ लॉ और एनी एक्ट वॉइड इफ इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल 13 है ना, उसमें दो बातें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली तो वो बात कि वो हमारी जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो एक पावर अथॉरिटी है, उसको एक ड्यूटी देती है कि आपको सबके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स फंडामेंटल राइट और यू हैव टू टेक सच स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दी फंडामेंटल राइट्स। ओके, सेकंड कौन सी बात आती है? एक तो वो जो स्टेट अथॉरिटी है उसको वो ये ड्यूटी दे रही है, ठीक है, कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट है यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, सेकंड वो एक पावर दे रही है हमारी कोर्ट को कि अगर स्टेट फिर भी ऐसा कोई लॉ लेके आती है जो कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 के अंडर ये दो काम होते हैं। ठीक है, The doctrine of judicial review was first propounded by the Supreme Court of America. Okay, ये तो सब लोगों को पता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से आया है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। और कौन सा ऐसा पहला केस हुआ था जिससे ये जुडिशियल रिव्यू आया? वो केस था मारबरी वर्सेस मेडिसिन, 1803 का केस है। लिख लो, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए या पूछ ले। मारबरी वर्सेस मेडिसिन केस 1803 अमेरिकन केस था। और जज कौन थे? कौन से जज ने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी? जॉन मार्शल। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो क्या हुआ था, इसकी शुरुआत होती है शंकरी प्रसाद वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 से। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इन दिस केस द जमींदारी चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल validity of the First Amendment Act 1951 on the ground that it violates the fundamental rights in Article 13(2) of the Indian Constitution. अब क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1951 था, उसमें जो जमींदारी ने क्या किया कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको चैलेंज किया। और उसके साथ साथ क्या बोला उन्होंने? बोला कि जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये वॉयलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और जो आर्टिकल 13(2) है उसको वॉयलेट कर रहा है। ओके, तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है, दैट एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था? जिससे 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। उसमें क्या आता था कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो उनको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि वो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो शंकरी प्रसाद के केस में क्या हुआ था कि इन्होंने वही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को किया था चैलेंज। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आर्टिकल 368 के अंडर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंडर लॉ में नहीं आएगा।
तो उन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक केस आता है आपका सज्जन सिंह, लिख लो, सज्जन सिंह वीएस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और ये कौन से ईयर में आता है, 1965 में आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की, कौन से केस की, एक मिनट रुको, अच्छा, ही चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें क्या हुआ था कि जो इसमें क्या हुआ, जो कोर्ट का फैसला आया, तो कोर्ट इसमें एक डॉक्ट्रिन लेके आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिससे मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी। एक्चुअली मैं एक काम करती हूँ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एवरी डॉक्ट्रिन जो कि हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो उसी टाइम पे आप इसको समझ लेना, ठीक है। और इसमें भी कोर्ट की सेम ही रूलिंग थी, कोर्ट ने सेम ही कहा कि जो आर्टिकल 368 के अंडर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे वो लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के अंडर, और आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस दैट दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा गोलकनाथ केस आता है 1967 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, द वैलिडिटी ऑफ द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 वॉज चैलेंज्ड अगेन। अब इन्होंने क्या किया कि इस केस में, जो गोलकनाथ केस है, गोलकनाथ ने फिर से जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1964 वाला, उसको इन्होंने दोबारा से चैलेंज किया, ठीक है। अब इसमें कोर्ट की जो रूलिंग थी उसमें क्या था, द कोर्ट ओवररूल्ड द अर्लियर जजमेंट मेड इन शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस एंड हेल्ड दैट द लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। देखो तो 20, अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने जो लाइन लिखी है वो एक बार देख लो, अच्छा इन्होंने तो कुछ नहीं लिखा है। इसमें क्या था, जो गोलकनाथ केस था, इन्होंने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को किया था चैलेंज, और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने जो उनका अर्लियर जजमेंट था शंकरी प्रसाद वाला और सज्जन सिंह वाला, उसको ओवररूल किया, और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 368 के अंडर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो आर्टिकल 13 के अंडर आपके लॉ में माने जाएंगे, ठीक है। तो ये किस में कहा गया था, ये गोलकनाथ केस में कहा गया था। और इसी रूलिंग को चैलेंज करने के लिए, इसी रूलिंग को चैलेंज किया था किसने, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। तो जो हमारी सरकार है उसने क्या किया, वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, और हमारा जो आर्टिकल 13 है उसमें क्लॉज 4 ऐड किया। उसमें क्या कहा गया कि जो भी अमेंडमेंट होंगे आपके आर्टिकल, कि जो भी आपके अमेंडमेंट होंगे आर्टिकल 368 के अंडर, वो आपके लॉ में नहीं आएंगे आर्टिकल 13 के अंडर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था ना 1971, जिसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया गया था, वो मिनर्वा मिल केस में उसको इनवैलिड या डिक्लेयर्ड, इट वाज डिक्लेयर्ड void, where it was stated that the amendment under Article 368 is law within the meaning of Article 13, and if it contravenes the fundamental rights, it can be declared void. तो ये हमारा पूरा थ्योरी था, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 है वो कैसे ऐड हुआ, और जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस हिसाब से हमारा आया, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो ऑन द ऑल द इम्पॉर्टेंट जो भी केसेस हैं उन सब पे भी। बट अभी ये देख लो, जैसे केशव नंदा भारती केस जो आता 1973 वाला, सब लोगों को अच्छे से पता होगा कि उसमें द सुप्रीम कोर्ट गेव द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी, ठीक है, कि कोई भी लॉ आता है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रवीन करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक और केस इंपॉर्टेंट था, जैसे एल चंद्र कुमार वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये क्यों इंपॉर्टेंट था कि इसमें क्या कहा था, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर जुडिशियल रिव्यू की है आर्टिकल 13 के अंडर, और हाई कोर्ट की पावर जुडिशियल रिव्यू की है आर्टिकल 226 के अंडर, तो वो भी आपका बेसिक
स्ट्रक्चर में आता है और आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस में कहा था, ये एल चंद्र कुमार वीएस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा तो इसमें कुछ और रहा नहीं। आर्टिकल 13 में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।